हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आ गई हूँ फिर से आपके सामने एक बार मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड करता रहेगा। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं हमेशा यही कहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहो। हर एक विषय के वीडियोस, हर एक कक्षा के वीडियोस, चाहे आप गणित पढ़ना चाहें, विज्ञान पढ़ना चाहें, सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहें, और जब 10वीं के बाद आप जिस भी स्ट्रीम में जाएंगे, जैसे साइंस स्ट्रीम में जाएंगे या मैथ स्ट्रीम में जाएंगे, तो भौतिक विज्ञान के वीडियो, रसायन विज्ञान के वीडियो, सभी हर एक क्लास के हर एक विषय के वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पर है, एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल। और साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी हैं। जी, बहुत सही सुना है आपने कि ना केवल स्कूली एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री मिलते हैं। आपसे कभी नहीं किसी के द्वारा या किसी भी तरह से आप नहीं सुनेंगे कि कोई चार्ज या कोई पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं। फ्री है, फ्री रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर आए हैं कि आप सभी अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचकर एक बहुत अच्छे सम्मानीय व्यक्ति बन सको, एक सफल नागरिक बन सको, जो कि हर एक बच्चे की, हर एक माता पिता की, हर एक शिक्षक की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि हमारा स्टूडेंट या हमारे बच्चे पढ़ लिख कर सभ्य व्यक्ति बने, सम्मानीय व्यक्ति बने, सफल व्यक्ति बने। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से डरना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। पढ़ाई के प्रति आप सबको है फ्री, और वो भी 24/7। हमने ये नहीं किया है कि आप सिर्फ वीक में MWF मिलिए, या ये वीक के 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, या 4-5 दिन तक, या सुबह 8 से लेकर 10 तक, या 12 से लेकर 4 तक यही टाइम है। आप 24/7 जब आपका मन करे, जब आपको समय मिले, जब आप पूरी तरह से वीडियोस देखने या जिस भी विषय के पढ़ने के लिए आपने अपने आप को तैयार कर लिया, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। ठीक है, सो इस वीडियो में लेकर आई हूं आपकी पाठ्यपुस्तक गोधुली पाठ 11 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। हमने अपनी पाठ्यपुस्तक गोधुली के पाठ 11 स्टार्ट कर दिया है। कवि जीवनानंद दास जी द्वारा रचित लौट कर आऊंगा फिर कविता। कवि जीवनानंद दास जी जो बंगाल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का आपने नाम सुना ही होगा, और उनके द्वारा लिखित एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, वो भी आपने सुना होगा, बंगाली में है, जोदी तोरे डॉक्ष ने कोई ना आशे तो बे एकला चलो रे। मतलब तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे, यदि तेरी आवाज पे कोई ना आए तो चल अकेला रे। इसी तरह से हम जीवन के हर एक लक्ष्य पर जाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, और कवि ने अपना प्रेम, देशभक्ति या मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है इस कविता में, और साथ ही साथ ये भी बताया कि हमारी जो जन्मभूमि है वो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, हर तरफ उसकी छटा अनुपम है। अनुपम शब्द सुना है? अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा ना दी जाए, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं इनक्रेडिबल, कोई तुलना नहीं, सबसे प्यारा, जिसकी कीमत नहीं लगाते हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसका अमूल्य, हाँ, बहुमूल्य मतलब जिसकी बहुत कीमत है, अमूल्य मतलब जिसकी हम कीमत ही नहीं लगा सकते। तो हमारे देश, हमारी मातृभूमि इतनी सुंदर है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं, मतलब अनुपम छटा बिखेरी है। कवि ने इस कविता में अपना देश प्रेम या अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया है, और इस वीडियो में हम देखेंगे
जानेंगे कवि के जीवन के बारे में, साथ ही साथ उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, कब जन्म और कब मृत्यु हुई, और कौन कौन सी भाषाएं थी जिसमें वे लिखते थे। साथ ही साथ ये जो लौट कर आऊंगा फिर कविता बांग्ला भाषा में लिखी गई है, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हर एक प्रश्न को या हर एक काव्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक शब्द पर और विशेष ध्यान से। प्लीज यार इधर देखो, सब लोगों से कह रही हूं, यहां वहां ध्यान नहीं लगाना है, यहां अच्छे से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, प्लीज, ठीक है। तो हम हर एक काव्यांश पर बहुत अच्छे से दृष्टि डालेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और उनमें जो भी निहित प्रश्न होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं सबसे पहले कवि जीवन परिचय की ओर। जीवनानंद दास जी बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवियों में से एक हैं जीवनानंद दास जी, जिनका जन्म हुआ था 1899 में और मृत्यु हुई थी सन 1954 में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन में जिन लोगों ने योग नेतृत्व किया, जिन लोगों को अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उनमें से सबसे आगे हैं जीवनानंद दास जी। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी, क्या चुनौती थी, क्योंकि बंगाल में बांग्ला भाषा में कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं तो विश्व प्रसिद्ध थी। अब बाकी के सब कवि अपनी पहचान कैसे बनाएं? सबके सामने एक चुनौती थी कि कैसे रविंद्रनाथ जी के समक्ष खड़े होकर या उनके सामने कविताओं की रचना की जाए। तो उन्होंने क्या किया, स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो स्वच्छंदतावाद पर लिखते थे, उनकी रचनाओं में स्वच्छंदतावाद रहता था, अपने तरीके से लिखते थे वे। तो जीवनानंद दास जी ने क्या किया, स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि, यथार्थवादी में सच्चाई, रियलिटी, वास्तविकता भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने ऐसा किया। इस कार्य में अग्रणीय भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। उन्होंने भाषा, भाव, दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित करते हुए अपनी काव्य रचना में इन सबको शामिल किया। परिणाम स्वरूप इनकी रचनाएं लोकप्रिय भी रहीं, प्रसिद्ध भी रहीं और जन जन के दिलों तक पहुंची। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविकता थी, इसमें रियलिटी थी। कोई भी ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कल्पना की जा रही है या दिमाग के ऊपर से जा रही है, वो थी वास्तविकता आधार पर। जैसे ये कविता है लौट कर आऊंगा फिर, इसमें कवि ने बंगाल के खेत, है ना, नदियों का, पशु पक्षी, सबका वर्णन किया है। तो ये वास्तविकता ही है, इसमें किसी को याद करने की जरूरत नहीं है कि कुछ था, कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था। यहां फिर वास्तविकता पर आधारित ये कविता है। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास जी का निधन एक घातक दुर्घटना में हो गया सन 1954 में, मृत्यु 1954 में, जन्म 1899 में। और जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उनके 6 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी दागर तिमिर और जीवनानंद दास से श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संग्रह रूपसी, बला, अलबेला, महाव्यंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। निधन के बाद भी उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई, लगभग 100 कहानियां भी प्रकाशित हुई, ठीक है। एक है एक और पंक्ति मुझे याद आ रही है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी म्यूजिक टीचर थी बंगाली, उन्होंने, हाँ यस, ए दिशा ए माटी ममतामयी माटी, ए दिशा ए माटी ममतामयी माटी, जोरी झरना जोरी जाए, जेही कोहली कुहू गाए, सुना फसोला लाहौरी खेती, दुखबा तारो नाशी, ए दिशा ए माटी ममतामयी माटी। इस गीत में भी स्पष्ट, मतलब हम पूरी तरह से समझ में तो नहीं आया था उस वक्त भी, क्योंकि बंगाली भाषा में था,
स्पष्ट रूप से ये तो दिखाई दे रहा है कि मातृभूमि के प्रति ही लगाव है, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया है कि यही देश और यही मिट्टी को है जिसे मैं चाहता हूं या जिसमें मैं पुनः जन्म लेना चाहता हूं। यही दिशा, यही माटी, ममतामयी माटी, जहां पर झरने बहते हैं, नदियां कलकल करती हैं, इतनी सुंदर सी प्रकृति है, उसी देश का वर्णन किया है इस गीत में। ठीक है, तो यहां पर कवि ने इस कविता के माध्यम से भी मातृभूमि के प्रति अपना देशभक्ति का प्रेम प्रकट किया है। अब यहाँ लिखा है कि उनके मरणोपरांत भी ये सब हुए प्रकाशित। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित हुए। लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास कब प्रकाशित हुए? उनकी मृत्यु के बाद, निधन के बाद, मरणोपरांत। ये सब शब्द याद रखना, मरणोपरांत, निधन पश्चात और मृत्यु। ठीक है। काव्य ग्रंथ वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। वनलता सेन जो कविता थी वो रविंद्रोत्तर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं के बाद वाली जो कविताएं हैं उनमें जीवनानंद दास की वनलता सेन कविता को सबसे श्रेष्ठतम कविता चुना गया प्रेम वाली कविताओं में। ठीक है, लिखा है ना, वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवनानंद दास की कौन सी कविता है जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो प्रेम में श्रेष्ठतम है, तो आप बता सकते हैं वनलता सेन। आ रहा है समझ में? वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट बार बार शब्द आता है, सबसे ऊपर, बहुत अच्छा, अत्यधिक अच्छा वाला। ठीक है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार भी दिया गया। अर्थात कवि ने इस रचना पर श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार भी प्राप्त किया, क्योंकि उनका निधन कब हुआ था? 1954 में। मतलब उनके निधन से 2 वर्ष पूर्व उनको अवार्ड मिल चुका था वनलता सेन के लिए। यही अच्छा है। यहां समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। अब ये जो लौट कर आऊंगा फिर, इस कविता का हिंदी अनुवाद किया है कवि प्रयाग शुक्ल जी द्वारा, क्योंकि ये कविता तो बंगाल भाषा की है, बांग्ला भाषा की है। इसका हिंदी में अनुवाद किया है कवि प्रयाग शुक्ल जी ने। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। ये बहुत लोकप्रिय रही थी, सबके दिलों पर राज किया है इस कविता ने, और बहुप्रचारित, प्रचार भी इसका बहुत हुआ था, इसका नाम भी बहुत हुआ था, सबके दिलों तक ये पहुंची थी, क्योंकि इसमें वास्तविकता थी। इसमें जो भी देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं या जो भी अपनी मातृभूमि या देश से प्रेम करते हैं, उनको सबको ये लग रहा था जैसे मैं ही अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि इस कविता के माध्यम से कवि ने न केवल अपने ही विचारों को व्यक्त किया, बल्कि हर देश प्रेमी या हर जो मातृभूमि से प्रेम करते हैं, जो अपनी जन्मभूमि से प्रेम करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी किया। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर, शब्दों का जामा पहनाकर हर एक की भावनाओं को प्रकट किया इस कविता के माध्यम से। ठीक है। अब लिखा है, बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। यही कारण है कि यहाँ पर इस कविता को लोकप्रिय माना गया, क्योंकि ये एक ऐसी कविता है जो जन जन के दिलों तक पहुँचती है, हृदय तक पहुँचती है। जैसे मान लीजिए हमारे मन में प्रेम है, तो जहाँ भी कुछ अच्छी बातें नजर आती है, हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए हैं। हाँ, ऐसा फील हुआ है ना कि जो हमें अच्छा लगता है वो किसी और को अच्छा लगने लगता है, तो हमें वो व्यक्ति भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमारे विचार और उसके विचार समान हो जाते हैं। ठीक। बंगाल भूमि का यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर नदी, झरने, खेत खलियान, सूर्योदय और नदियों का जो दृश्य है, साथ ही साथ नाव का, संध्या का, पक्षियों का, सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से यहाँ चित्र का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा और आपने वैसे भी देखे होंगे कि कितना सुंदर है बंगाल। वहाँ की बंगाल की जो भूमि है, या मैं तो कहूँगी हम अपनी मातृभूमि भारत भूमि, क्योंकि हम सब आखिरकार हैं तो भारतवासी। जब कभी भी हम कहीं जाते हैं आउट ऑफ इंडिया या देश या विदेश में जाएं या कहीं भी, हमारी सबसे पहली पहचान है कि हम भारतवासी हैं। फिर हम कहीं एमपी के हैं तो कहीं बिहार के हैं तो बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तरह तरह के हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? हम सब हिंदुस्तानी, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। नई कविता काल के प्रखर कवि जीवनानंद दास जी हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग और अनूठी पहचान बना चुके हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। अब सभी नए जो कवि थे उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के समक्ष अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया जाए या किस प्रकार की रचनाएं की जाए जिससे उनका नाम हो, लोग उन्हें भी जाने, या उनके विचारों का जो जमावड़ा है या विचार भी जन जन तक पहुंचे। तो कवि जीवनानंद दास जी ने किसे सिलेक्ट किया? उन्होंने चुना यथार्थवाद को। यथार्थ मतलब सत्य, रियलिटी, वास्तविकता। तो उन्होंने अपनी कविताओं में, उन्होंने अपनी रचनाओं में वास्तविकता पर ही जोर दिया। जो वास्तविकता है वो सब पर है, मतलब जो वास्तविकता रहती है वो हर एक के दिल तक रहती है, दिमाग में रहती है। तो हर एक व्यक्ति उन कविताओं से अपने आप को कनेक्ट कर पाया। इसीलिए रविंद्रनाथ युग के उत्तर, मतलब उनके बाद कवि जीवनानंद दास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया। इन्होंने प्रेम पर आधारित कविताएं भी लिखी और इन्होंने मात्र, सोचो आप, सिर्फ और सिर्फ 55 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया था। सन 1899 में जन्म, 1954 में मृत्यु। इनने अल्प जीवन काल, अल्प ही कहेंगे, आधा जीवन ही था, उसमें इन्होंने इतनी सफलता प्राप्त कर ली। तो ये बहुत बड़ी बात है हिंदी साहित्य के लिए। दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। ये हिंदी साहित्य ने एक अपना बहुमूल्य अनमोल हीरा खो दिया। इसके लिए हिंदी साहित्य हमेशा पछताता रहेगा। परंतु उन्होंने अपने उसी जीवन काल में इतनी अच्छी रचनाएं की कि आज भी हम सब याद करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि अपनी मातृभूमि और परिवेश से अत्यधिक प्रेम करता है। उसी प्रेम को यहाँ पर प्रकट किया है। नश्वर शरीर त्यागने के बाद भी पुनः मनुष्य रूप में अवतरित होकर बंगाल को ही अपनी जन्मभूमि बनाना चाहते हैं कवि, क्योंकि शीर्षक कविता का साफ साफ कह रहा है, लौट कर आऊंगा फिर। और उन्होंने अपने आप को यही कहा है कि मुझे अपनी ही बंगाल भूमि में फिर से जन्म लेना है, जहां नदियां बहती हैं, जहां धान की खेती लहलहाती है, जहां पेड़ों की डालियां झूला बन जाती हैं, जहां पर उल्लू कपास के पेड़ों पर बैठकर अपना कार्य करते हैं, जहां हंस संध्या के समय हंस अपने घोंसलों की तरफ लौट कर आते हैं। हर एक प्राकृतिक दृश्य का उन्होंने मनोहारी चित्रण किया है और सबका एक ही निचोड़, एक ही सार बताया है उन्होंने कि हर हाल में वे आना चाहते हैं बंगाल भूमि में। साथ ही साथ उन्होंने एक और संदेह प्रकट किया है, एक और उनको एक थोड़ा सा चिंता भी है कि अभी तो मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मनुष्य को जब देख रहे हैं, चारों तरफ देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य स्वार्थी हो गया है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कवि ने मनुष्य जीवन पर आशंका क्यों जताई है, या फिर वो पक्षी जीवन क्यों जीना चाहते हैं, या पक्षी बनकर अपनी जन्मभूमि में वापस क्यों आना चाहते हैं। तो मनुष्य जीवन से उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा दूर इसलिए रखा है क्योंकि अभी वो मनुष्य योनि में थे, है ना। और उन्होंने देखा कि मनुष्य किस तरह से स्वार्थ में लीन होकर, लालच के दलदल में धंसकर अपने आप को पूरी तरह से उसमें फंसा लिया है। द्वेष, बैर, मतभेद, मतलब, इन सब को ऊपर उठाकर मानवता को कहीं ना कहीं नीचे गिरा चुका है। जहां मानव मूल्य नहीं तो फिर मानव होने से क्या तात्पर्य है। इसलिए कवि ने यह भी कहा है कि मनुष्य ना भी बनूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं पक्षी बन जाऊं इससे तो अच्छा, जहां कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। इसलिए उन्होंने मनुष्य बनने की आशंका जताई है। ठीक है,
नश्वर शरीर के त्यागने के बाद पुनः मनुष्य रूप में अवतरित होकर बंगाल को अपना जन्मभूमि चुनने के पीछे कवि उत्कृष्टता देखने में बनती है। यदि मनुष्य में नहीं जन्म लूं, उन्होंने ये कहा कि यदि मनुष्य जन्म नहीं लूं कोई बात नहीं, तो अबाबील, हंस, कौवा आदि के रूप में मैं जन्म लेकर उल्लू जो भी मैं जन्म मिलूं, बस मैं धरती पर अपनी मातृभूमि पर ही विचरण करना चाहता हूँ। नदी के पानी, कपास के पेड़ों पर सुनाई पड़ने वाली बोली, सभी में मेरा ही अंश हो। मतलब मैं बस पुनः इस सुंदर सी भूमि को देखना चाहता हूँ, इसका दर्शन पाना चाहता हूँ, इसका सानिध्य पाना चाहता हूँ। नदी के वक्ष स्थल पर तैरती हुई नौकाओं की पालों में हमारी उत्कंठा है। संध्याकालीन आकाश में रेंगने वाले पक्षी गणों के बीच हमारी उपस्थिति अनिवार्य होगी। हंस जब पूरे झुंड में आता है, पूरे झुंड में आकाश में लहलाते हुए झुंड के झुंड आते हैं और अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, तो वो शाम के समय, संध्या के समय का वो दृश्य बहुत मनोहारी दिखाई देता है, ये भी बताया। वस्तुतः इस कविता में नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा, मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक रूप सामने आता है। ठीक, समझ में आया। पहला काव्यांश पढ़ते हैं। खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबील। मैं इस भूमि में लौटकर जरूर आऊंगा, एक बार फिर वापस जरूर आऊंगा, ये मुझे विश्वास है। नदी के किनारे आऊंगा बंगाल में, चाहे भले ही मैं मनुष्य ना बनूं, हो सकता है मैं उल्लू का जीवन मतलब उल्लू का जन्म लेकर आ जाऊं, पक्षी बनकर आ जाऊं, लेकिन आऊंगा जरूर मेरी प्यारी बंगाल की भूमि में। अगला है, या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर। जो कौआ जैसे सुबह होती है, कौआ या चिड़ियों की चहचहा सुनाई देने लगती, काव काव ची 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 ची, मतलब अलग गांव का वातावरण, जो ग्रामीण संस्कृति की झलक है, वो कितनी मनोहारी लगता है। आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं है कि हमें उठना है, वहाँ तो अपने आप सूरज की किरण भी दिख जाती है, पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई देने लगती है, चहल पहल सुनाई देती है, प्रभात फेरियाँ चलती हैं, तो वो अपने आप में एक ऐसा माहौल रहता है कि अपने आप ही भोर होते ही हमारी आँख खुल जाती है, नींद खुल जाती है। हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ हम यदि शहरों की बात करें तो चार दीवारी में हम कैद हैं, अलार्म बजने पर हम उठेंगे, ना तो सूरज की किरणें दिखाई देंगी, ना पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी। तो उस सुंदर सी मातृभूमि का वर्णन किया है कवि ने कि चाहे जो भी बनूं, मनुष्य नहीं कोई बात नहीं, कौआ बन जाऊं उस भोर का। सुबह सुबह जो कौओं की आवाज़ आती, काँव काँव काँव, चिड़ियाँ चहचहाती ची 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 ची, है ना। फूटेगा नई धान की फसल पर, जो धान की फसल की बात की गई है, धान की खेती की बात की गई है, और खेत कहाँ होते हैं? गाँव में। मतलब ओवरऑल कवि ने गाँव की सुंदरता, ग्रामीण चित्रण किया है। कई तरह के प्रतीकों का उपयोग करके कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पैंग आऊंगा एक दिन, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, उड़ते उड़ते हंस की तरह आ जाऊँगा। संध्या के समय जैसे हंस उड़कर अपने घोंसलों में आते हैं, वैसे मैं खुद आ जाऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर अपनी मातृभूमि पर लौटकर। अगला है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। अब उन्होंने हंस का बताया है, ये भी बताया है कि जिस तरह से जो गोरियाँ सुंदरियाँ रहती हैं वो अपने पैरों में घुंघरू बांधती हैं और जब चलती हैं तो बहुत सुंदर सी ध्वनि सुनाई देती है। तो हो सकता है मैं वही सुंदर सा हंस बन जाऊं, या जो सुंदरता प्रदान करता है वो हंस का रूप धारण कर लूं। लेकिन जो भी बनूंगा, पशु पक्षी मनुष्य जो भी बनूंगा, आऊँगा तो मैं अपनी मातृभूमि में ही लौटकर अपने प्रेम को, मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए कवि बार बार यही कहते हैं और विश्वास भी दिलाते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि में लौटकर ज़रूर आऊँगा। अब मैं यहाँ पर एक आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं? कहेंगे हाँ मैडम, बिल्कुल करते हैं। तो यदि आपसे मैं कहूँ, कविता नहीं कहूँगी, यदि मैं आपसे कहूँगी कि कोई आप जहाँ भी रहते हैं, गाँव में, शहर में, कस्बे में, अच्छा हाँ, गांव, शहर, कस्बा, इनमें क्या अंतर होता है? गांव, कस्बा और शहर,
कोई अंतर है क्या इनमें? जहां हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, जहां की बोली में रंगोली 7 रंग, जहां खेत खलियान किसान सब लोग मिले, वो गांव है। ठीक है। कस्बा, जहां कच्चे घर भी मिलते हैं, कच्ची सड़कें भी मिलती हैं। अब परिवर्तन आया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। यदि सन 2000 के पहले या 1929-30 की ग्राम्य संस्कृति की हम बात करें तो तब एकदम कच्चे घर हुआ करते थे, कच्ची सड़कें हुआ करती थीं, विद्यालय या शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो गांव मतलब जहां कच्चे घर, कच्ची सड़कें, बिजली की व्यवस्था नहीं। शहर उससे थोड़ा सा विकसित, जहां पर पक्की सड़कें बन गई, पक्के मकानों का निर्माण हो गया, लेकिन फैक्ट्रीज या ऐसे बड़े बड़े कारखाने नहीं, तो वो हो गया कस्बा। और शहर तो आप जानते ही हैं। फिर नगर और महानगर आ जाते हैं, इनके बाद नगर आ जाते हैं, फिर महानगर आ जाते हैं। ये एक के बाद एक चलता रहता है। और सबसे जो सुंदर है वो तो गांव है। और शहर तो आप समझते हो, जहाँ पर थोड़ी फैक्ट्रीज हों, कुछ ऐसे आवागमन के साधन उपलब्ध हों, विद्यालय हों, महाविद्यालय हों। नगर, बड़े बड़े नगर, महानगर तो और भी एकदम खतरनाक तरीके से। तो ये सबसे जो सुंदर नज़ारा होता है वो गांव का होता है। और भारत को ग्रामीण देश के रूप में ही जाना जाता है। भारत की लगभग, आपने भी पढ़ा होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि आज भी लगभग 60 से 65% जो जनता है वो कृषि पर आधारित है, गांव में निवास करती है। तो बताया है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी हरी घास की। कवि कहते हैं कि हंस बनकर घुंघरू जैसे लाल लाल पैरों में दिन दिन भर हरी घास की गंध वाली मैं तैरता रहूंगा। आगे कहते हैं, आऊंगा मैं, जरूर आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मुझे और मैं आऊंगा जरूर। प्रश्न ये आएगा कि कवि ने या फिर कवि को कौन बुलाएगा, मातृभूमि से किसका बुलावा आएगा, किसका निमंत्रण आएगा? तो आप कह सकते हैं नदियों का और मैदानों का। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर, मैं लौट कर जरूर आऊंगा, लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है। अगला है, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। अब यहां पर उल्लू का जिक्र किया है। अधिकतर हमने नहीं सुना है किसी रचना में उल्लू का जिक्र किया हो, कविता में कवि ने उल्लू का जीवन भी जीने की इच्छा जाहिर की हो। हाँ, गांव की यदि हम बात करें तो उल्लू को बड़ा भयभीत सा, डरावना सा मानते। अरे उल्लू आ गया, देखना मत, उल्लू बोल रहा है, सो जाओ चुपचाप। बचपन की बात याद आ रही मुझे, अरे उल्लू बोल रहा है, डर जाते थे हम उल्लू की आवाज़ से। और यहाँ पर उन्होंने, कवि ने क्या कहा है, चाहे मैं हंस बनूं, उल्लू बनूं, कौआ बनूं, कुछ भी बनूं, बस मैं तो अपने गांव में आना चाहता हूँ। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कवि कहते हैं कि शाम की हवा में किसी उड़ते उल्लू को देखो या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे, तो हो सकता है तुम किसी बालक को उबले हुए चावल फेंकते हुए देखो। ठीक हो। देखोगे रूप सा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। सारस बहुत सुंदर पक्षी जो शाम के समय, जब संध्या के समय अपने घोंसले की तरफ लौटते हैं, तो उनका वर्णन किया है कि कितने सुंदर लगते हैं वो। ठीक है। रूपसा नदी, उसका थोड़ा सा जब मैला, मटमैला सा पानी हो जाता है बरसात में, या हर एक नदी का, तालाब का पानी बरसात के समय थोड़ा मटमैला हो जाता है ना, तो उसका भी कहा है कवि ने। क्या कहा है? या फिर रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाल के नाव तेजी से ले जाते देखो, फिर रंगीन बादलों के मध्य सारस को देखो, मैं आऊंगा जरूर, मैं जरूर आऊंगा और मैं अपनी मातृभूमि में आकर ही रहूंगा। समझ में आया? अब प्रश्न कोई भी आ जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है, आप पर भरोसा है, आशा है, जैसे कवि को भरोसा था ना, क्या भरोसा था? कवि को भरोसा था कि वे अपनी बंगाल भूमि में जरूर जन्म लेंगे। और इसी तरह से मुझे भी आप पर भरोसा है। क्या? बताओ जल्दी। कि आपको, यदि जब आप ध्यान से देखते हो ना,
और इतना भी भरोसा है कि हाँ आप ध्यान से देखते हो और समझते हो, और जब समझ गए हो तो कोई भी प्रश्न यदि इस चैप्टर से रिलेटेड आ जाएगा, इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाएगा, चाहे वो आपका टेस्ट हो रहा हो, चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हों या बोर्ड परीक्षा ही क्यों ना हो रही हो, आप बड़े थोड़ा सा अपने आंखों को बंद कर लेना, याद करना कि उस वीडियो में हमने क्या सुना था, लाली मैडम ने हमें कैसा समझाया था। जब हम सिचुएशन याद करते हैं तो वो हमें कंडीशन के साथ साथ वो याद आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या सुना था। तो आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, और प्रश्न जो भी आएंगे उनके आप उत्तर दे पाओगे, ठीक है। सो इसी प्रकार से मैं हर कविता कहानी के बारे में आपको समझाती रहूंगी, मैग्नेट ब्रेन्स पर बनी रहूंगी आप सभी होनहार विद्यार्थियों के लिए। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको पता है कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक फीस देने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य की जो आगामी आपकी पढ़ाई होगी, चाहे आप बायो साइंस स्ट्रीम में जाएं, मैथ स्ट्रीम में जाएं, या आगे की जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की चिंता नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा यहीं पर मिलेंगे। मैं कहूँ ना कि ऑल इन वन इन मैग्नेट ब्रेन्स, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ। जिस भी विषय के आपको वीडियो देखना है, बस इतना आप ध्यान रखना कि जो भी आप वीडियो देख रहे हो ध्यान से देखोगे और ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर सब कुछ है, ताकि आपकी सुविधा का ध्यान रखते हुए सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, किसी भी तरह की आपको असुविधा नहीं होगी। मान लीजिए आपको हिंदी का वीडियो देखना है, क्लास 10th हिंदी गोधुली भाग 2, क्या देखना है, पाठ, कविता, एमसीक्यूज, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, क्या देखना है। सपोज मैं यहाँ एक एग्जांपल बता देती हूँ कि मान लो आपको पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है, क्लिक करोगे तुरंत पाठ्यक्रम का वीडियो जाएगा, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि हाँ दोनों पुस्तकों की जानकारी दी गई है, काव्य खंड गद्य खंड में कितने चैप्टर से कौन कवि है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। सभी प्रश्नों के जवाब देंगी आपकी लाली मैडम। इसी तरह से हर एक विषय के वीडियोस आप देखेंगे, ध्यान से करेंगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, अधिक से अधिक शेयर करोगे ताकि आप सभी के जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं और भी जितने परिचित हैं, वे भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें, ठीक है। चलो तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, हाँ अच्छे से रहना, बाय, थैंक यू सो मच।